ये वाक़या पाकिस्तान बनने से पहले का है, जब मेरी नानी इंडिया में रहती थीं। मेरे ख़्याल में मुनासिब यही रहेगा कि ये नाकाबिले यकीन सच्ची कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनी जाए। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, भयानक दुनिया में आपका वेलकम है। हम आपके लिए लाए हैं खौफनाक और दिल को दहला देने वाली सच्ची कहानियाँ। रोज़ नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। तो चले आए कहानी का आगाज़ करते हैं। आज की कहानी है आशिक जिन। बताने वाले बताते थे कि मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती का बिल्कुल एहसास ना था, क्योंकि पहले शीशे को इतनी अहमियत हासिल ना थी जितनी कि अब है। लोग मेरे नहायत ही घने, काले और चमकदार, कमर से भी नीचे लंबे बालों की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन मैं इसे बस अल्लाह की देन समझ कर शुक्र अदा करती थी। इतराती कभी नहीं थी। अपना चेहरा और बाल हर वक्त दुपट्टे में छुपाए रखना मेरी आदत थी। यहाँ तक कि शादी के बाद भी मेरा घूंघट चेहरे से नीचे तक रहता था। मगर पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ कि नहाकर कमरे में कंघा करते हुए बाल सुखा रही थी कि सास की आवाज़ पर बगैर घूंघट के मैं सास के पास चली गई, जो सहन में बैठी सब्जी बना रही थीं। वो काम में मसरूफ़ थीं और बातें भी कर रही थी। अब भी उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। मुझे उन्होंने छत पर से कपड़े उतारने को कहा था। मैं अभी ये काम करने ही लगी थी कि सास की आवाज़ पर रुकना पड़ा था। निसार बानो, ये क्या तुम खुले बालों के साथ सहन में आ गई? असर से मगरब का आखिरी वक्त है, बेटा बालों को ढांप लो। तुम्हें पता है इस वक्त जब मगरब होने वाली होती है तो बहुत सी अलाएं बलाएं भी फिर रही होती हैं। मैंने अपनी सास की ये बात सुनकर फौरन बाल समेट कर अपने सर पर ओढ़नी डाल ली थी। ऐन उसी वक्त मगरब की अजानें भी शुरू हो गई थीं। उस रात को मैं सो रही थी और मेरे तीसरे नंबर की बेटी, जो चंद माह की थी, मेरे साथ ही लेटी थी। वो अचानक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके रोने से मेरी आंख फौरन ही खुल गई। मैं उसको थपकने लगी, दूध पिलाना चाहा, मगर वो चुप ना हुई, तो उसको गोद में लेकर टहलने लगी। मेरे मियाँ जी उन दिनों गर्मी की वजह से सेन में सोने लगे थे, मगर मैं अपने तीनों बच्चों के साथ अंदर ही सोती थी। मेरी बेटी बड़ी मुश्किल से पहले चुप हुई और फिर सोई। उसको लिटाकर मैं चादर उड़ा रही थी कि मुझे यूं महसूस हुआ किसी ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा है। मैं समझी मेरे मियाँ होंगे, मगर जब पलटी तो वहाँ कोई ना था। और फिर उस रात मुझे मुसलसल ये एहसास होता रहा कि कोई मेरे करीब मौजूद है। मैं मारे खौफ के सारी रात सो ना सकी थी। दूसरे दिन सुबह फजर के बाद मेरा ये एहसास ख़त्म हो गया, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद मुझे फिर ये महसूस होने लगा था कोई मुझे घूरे जा रहा है। और फिर अचानक ही जैसे किसी ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं आईने के सामने बाल खोलकर खड़ी हो जाऊं। मैंने अपने कमरे में जाकर ऐसा ही किया। मैं अभी आईने में खुद को देख ही रही थी कि मुझे आईने में अपनी पुश्त पर एक साया सा नजर आया। मैं फौरन पलटी तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो साया मौजूद था। इससे पहले कि मैं खौफजदा होकर चीखती या वहाँ से भागती, मेरे कानों में आवाज़ आई, डरो मत, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। तुम्हारे बाल तो बहुत ही खूबसूरत हैं, मैं इनका दीवाना हूँ। मैं तो तुम्हारे बाल और तुम्हारी खूबसूरती देखकर एक पल को तो साकत ही रह गया था कि कोई इंसान इतना खूबसूरत भी हो सकता है। मेरे साथ मेरी बस्ती में चलो, मैं तुम्हें दुनिया की हर आसाइश दूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा और हर तरह से तुम्हें आसूदा और नहाल रखूंगा। मैं उसकी बातें सुनकर खामोश रही, क्योंकि मैं उस वक़्त ये सोच रही थी कि इसको ऐसे भगाया जाए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मगर ये मेरी महज खाम ख्याली थी। भला कभी कोई जिन्न इतनी आसानी से किसी का पीछा छोड़ता है? इसकी आवाज़ पर मैं एकदम चौंकी, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बोला कि तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हालांकि मेरा थोड़ा सा घूंघट अभी भी निकला हुआ था। पहले की औरतें हमेशा सर ढांक कर रखती थीं, और अगर घर में मर्द होते तो ओढ़नी को सीने तक डाल लेती थीं, जिससे इनका पर्दा रहता था, क्योंकि घर में कोई नहीं था।
इसलिए मैंने कम घूंघट निकाला हुआ था। मैं इन सब को कैसे छोड़ दूं? मैं इन सब से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर तुम भी अच्छे हो। क्या तुम मुझे अपनी बस्ती की सैर कराओगे? मगर एक वादा करो कि तुम मुझे वापस भी छोड़ कर जाओगे। हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर अपनी बस्ती घुमाऊंगा। तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी बाद में? मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी, पहले तुम मुझे सैर तो कराओ। मैंने जिनसे सारी बात अपने मन की मनवा ली और सुकून से सो गई। दूसरी सुबह हुई तो बानो ने अपने शोहर, सास और सब बच्चों को नाश्ता दिया। शोहर तो काम पर चला गया और सास थोड़ी देर बाद सौदा सलफ लेने चली गईं। छोटी वाली को सुला दिया। एक बच्चा स्कूल गया और एक बच्चे को पड़ोसन के यहाँ छोड़कर आ गई। अभी वो घर में दाखिल ही हुई थी कि जिन आ गया। वो तो पहले से ही तैयार थी, इसलिए जिन इसको अपने साथ लेकर जिन्नों की बस्ती में पहुंच गया।